हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट। और ये जो चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट है, इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ चुके थे कि आखिर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही हमने इसकी प्रोसेस जो होती है, स्टेप्स जो होते हैं, उसको एक बार ग्रॉसली समझ लिया था कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो प्रोसेस है उसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस वाली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती क्या है कि जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। और बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है ये कॉमन है, जिसके बीच में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही ये जो प्रोसेस होगा वो कॉमन रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो आखिर इस रिएक्शन में क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली 10 स्टेप्स हैं इस रिएक्शन के, जिनके थ्रू ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स होंगे वो इन स्टेप्स को कैटेलाइज कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो हमारा ग्लूकोज हम लेकर के पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज के अलावा कुछ और भी हो सकता था। बच्चों, सपोज ग्लूकोज की जगह पे ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो होता सुक्रोज। तो क्या होता, सुक्रोज पहले ब्रेक होता ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर उसके बाद में वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। आइसोमर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बच्चों फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और उसके बाद में ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ट्रायो शुगर के अंदर, वो है PGAL 3PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो अपना आइसोमर जो है वो भी यहाँ बनाता है साथ साथ में। PGAL जो है ट्रायो शुगर, इसका आइसोमर होता है बच्चों DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कितने कार्बन का प्रोडक्ट है बच्चों, ये एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। यानी ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। अब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, इस रिएक्शन के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके इसमें जुड़ गया होगा, है कि नहीं बच्चों। और फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और आप ये भी देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये आपस में क्या है, आइसोमर से। फिर बच्चों, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसके पास एक्स्ट्रा आकर के जुड़ गया है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ट्रायो शुगर के अंदर PGAL और DHAP में। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, लेकिन PGAL तो 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए होंगे। तो इससे पहले सब सिंगल मॉलिक्यूल थे, लेकिन PGAL जो है वो उसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। बच्चों, ये 3PGAL जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर। वो नेक्स्ट कंपाउंड है 1,3 बाय PGA। PGAL जो है बच्चों उसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ पर PGA जो होता है उसका फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA जो है बच्चों वो कन्वर्ट होगा अब नेक्स्ट किसके अंदर, 3PGA के अंदर। यानी एक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा 3PGA फर्दर कन्वर्ट होगा बच्चों 2PGA के अंदर, और 2PGA जो है उससे बन जाता है
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP एंड अल्टीमेटली ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुवेट और पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो PgAl बन गया था। अब PgAl के बाद में अब क्या हुआ, अब ये 1,3/PgA में कन्वर्ट हुआ। तो बच्चों ये कैसे पॉसिबल है कि ये 1,3/PgA में कन्वर्ट हो जाए, ज़रूर से यहाँ पर इसके साथ में एक फॉस्फेट आया है, और फॉस्फेट आने के अलावा एक और भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एल्डिहाइड से एसिड बनना। बच्चों बता सकते हो क्या है ये, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? तो बच्चों ज़रूर से एल्डिहाइड में आपको पता है कि CHO ग्रुप होता है और एसिड में COOH ग्रुप होता है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया? तो बात क्लियर है कि यहाँ पर जब एल्डिहाइड से एसिड बना होगा तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा। फिर 1,3/PgA से 3PgA बना, एक फॉस्फेट कम हो गया है, फिर 2PgA बना, यानी फॉस्फेट ग्रुप 3 कार्बन से 2nd कार्बन पे चला गया है, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना। ये सारे के सारे 3 कार्बन के प्रोडक्ट है बच्चों, और अल्टीमेटली जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड जो बना है बच्चों ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और इसका फॉर्मूला यदि हमें पता हो तो हमें बहुत ही आसानी होगी आगे कुछ बातें समझने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH। तो बच्चों कीटो एसिड होता है ये पायरुविक एसिड। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ रहे हो आप? अब ये जो पूरी प्रोसेस हम देख रहे हैं इसके अंदर किस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है और कैसे रिएक्शन होती है, कहाँ पे ATP बनता है, वो हम देखते हैं बच्चों ग्रेजुअली। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि आखिर किस स्टेप में एनर्जी का कंजम्पशन कैसे होता है, यानी कहाँ पे ATP कंज्यूम हो रही है, कहाँ पे ATP बन रही है, NADH2 बन रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस के जो ये स्टेप्स हैं बच्चों ये रटने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद से प्रोसेस जो समझ में आती रहेगी। कि जैसे आप फर्स्ट रिएक्शन जब देख रहे हैं जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर यदि हम सोचें कि ग्लूकोज में आखिर चेंज किया हुआ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके जुड़ गया है, तो ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कौन दे सकता है, इसको कहाँ से आया होगा? तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि ज़रूर से इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा कि ATP जो है उसने अपना फॉस्फेट ग्रुप दे दिया होगा, खुद कन्वर्ट हो गया होगा किसके अंदर, ATP के अंदर। तो ATP का जो फॉस्फेट निकला वो किससे जाके जुड़ गया, ग्लूकोज से जाके जुड़ गया, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। और बच्चों ये स्टेप जो होता है वो स्टेप इरिवर्सिबल टाइप का स्टेप होता है। हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या कि ये जो सेम एंजाइम काइनेज होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बनाएगा, फिर बल्कि यदि ऐसा करना है तो वहाँ पर कोई दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, फॉस्फेटेज जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ब्रेक करेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरे स्टेप बच्चों आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। यानी क्या चेंज हुआ है या क्या यहाँ पे हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं, बस आइसोमर बन रहे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं फिर से कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ है बच्चों किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर। यानी फिर से इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा आया। बच्चों क्या आप फिर से गैस कर सकते हैं कि आखिर ये फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया होगा? तो आप समझ जाएंगे कि ज़रूर से यहाँ भी एक ATP कंज्यूम हो गया होगा, तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रक्टोज से जाके जुड़ गया और ये क्या बन गया, बाइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप जो है वो, ये थर्ड स्टेप जो है बच्चों ये भी इरिवर्सिबल स्टेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल होता है, और ये कंट्रोल भी करते हैं रेट को, ग्लाइकोलाइसिस की स्पीड को। फिर फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है बच्चों वो कन्वर्ट होता रहता है किसके अंदर, वो PgAl और DHAP में कन्वर्ट होता रहता है, ट्रायो शुगर में। तो ये 6 कार्बन का था, ये 3 कार्बन के हैं दोनों, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और इस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि PgAl कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 1,3/PgA के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिख रहा होगा या आप नोटिस कर पा रहे हैं होंगे यहाँ पर कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया।
बच्चों ये जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में H2PO4- की फॉर्म में रिलीज होता है, और साथ में जो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन वाली स्टेप होती है। बच्चों यदि कोई ऑक्सीडेशन वाली स्टेप चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन करने का काम कौन करेगा, यानी यहाँ पर कोई ऐसा कोएंजाइम या कोफैक्टर चाहिए जो क्या करता हो, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिसीव कर लेता हो। यानी कि यहाँ पर NAD+ है यदि, तो वो क्या करेगा, इस PgAl में से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH+, जिसको हम NADH2 भी बोलते हैं। तो इस टाइप का चेंज होगा यहाँ पर। तो बच्चों ये वाली स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप हो गई। फिर इसके बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि 1,3/PgA 3PgA में कन्वर्ट हुआ, तो बच्चों अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 फॉस्फेट ग्रुप थे फर्स्ट पे और थर्ड कार्बन पे, और यहाँ पर तो सिर्फ एक बचा है, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ। तो यदि फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकला है तो उसको कौन लेके गया होगा बच्चों, ज़रूर से ADP जो है वो इसको लेकर के गया होगा, तो ATP में कन्वर्ट हो गया होगा। और बच्चों एक और भी इंटरेस्टिंग बात जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं हम, 2 मॉलिक्यूल 3PgAl के और 2 मॉलिक्यूल्स 1,3/PgA, तो यानी ये NADB कितने होंगे, 2, NADH2 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ऐसे ही ATP भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो बच्चों ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहां पर सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन में ATP बन जाता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। और ये रिएक्शन जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, ये बाद में जब ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब ATP में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं फिर से। अच्छा, और रिएक्शन जो होगा वो ये भी कैसा होगा, ये भी एक रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होगा बच्चों। फिर 3PgA जो है बच्चों वो 2PgA में कन्वर्ट हुआ, और 2PgA में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्चुअल में चेंज क्या हुआ है, चेंज सिर्फ इतना सा हुआ है कि पहले फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर पे कार्बन पे था, अभी 2 नंबर कार्बन पे आ गया है। तो सिर्फ आइसोमेरेज लाइक एंजाइम जो है वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और PgA से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। जब बच्चों फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, बाहर निकलता है। और बच्चों लास्ट स्टेप जो है इसका 10th स्टेप जो है उसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फॉस्फो ग्रुप था और यहाँ पर अब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर भी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बाहर निकला। कौन लेके गया होगा, ज़रूर से फिर से ADP जो है वो यहाँ पर ATP में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो स्टेप्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस स्टेप में ATP बनाए, ये इस स्टेप में ATP बनाए, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। NADH2 का बनना जो है वो बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके ATP में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में कैसे डिफरेंट स्टेप पे एंजाइम्स काम करते हैं, कि डिफरेंट स्टेप पे ATP और NADPH2 बनते या यूज़ होते हैं। अब एंजाइम की बात करेंगे बच्चों। एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन ऐसा आप अपने मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हम समझ रहे हैं और हमको हर जगह बायोकेमिस्ट्री में काम आने वाली है। कि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर आप देखें कि A कोई सबस्ट्रेट है वो किसी B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उस प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस हुई, तो ऐसी किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का नाम जो होगा बच्चों वो काइनेज होगा। यानी कि ऐसी रिएक्शन में काइनेज एंजाइम काम करता है और इस काइनेज एंजाइम के साथ यहाँ पे कोफैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है, Mg+2 होता है। समझ गए बच्चों। तो कोई भी रिएक्शन यदि आप देख रहे हैं जिसमें ATP यूज हो रहा है या बन रहा है तो एंजाइम का नाम काइनेज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला होगा वो प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्टेप में भी काइनेज एंजाइम काम कर रहा है। और कोई भी एंजाइम का कंप्लीट नेम लिखना हो तो इसके पहले सबस्ट्रेट का नाम, इस काइनेज को हम हेक्सोज काइनेज बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये वाला काइनेज होगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फॉस्फोफ्रक्टोज है यहाँ पे, तो एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और बच्चों ये एंजाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है और
आपने यदि एलोस्टेरिक इनहिबिशन का एग्जांपल पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन शो करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि सेल के पास एटीपी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये एटीपी इस काइनेज एंजाइम से बाइंड करके उसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देगी ताकि रिएक्शन स्लो हो जाए या स्टॉप हो जाए। और जब एटीपी का अमाउंट कम होगा तो एटीपी जो है वो प्रमोट करता है इसकी एक्टिविटी को। तो एटीपी इज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर फॉर द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और इसीलिए ये इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो काइनेज एंजाइम के बारे में आपको पता पड़ा, यानी जहां भी एटीपी एडीपी कन्वर्जन दिख रहा है वहां पे काइनेज एंजाइम। फर्स्ट स्टेप समझ गए, ये स्टेप में आ गया। हम और भी देखते हैं क्या और भी कहीं पे एटीपी बनी थी बच्चों। यहाँ पे एटीपी बना था 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पे भी एंजाइम का नाम कौन सा होगा बच्चों, काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम के साथ में Mg+2S कोफैक्टर काम करता है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम या बायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है वो इसका नाम होगा। ऐसे ही एक और स्टेप देख रहे हैं बच्चों आप, लास्ट वाला स्टेप जिसके अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम काम कर रहा है वो एंजाइम कौन सा होगा बच्चों, काइनेज एंजाइम, और इसके साथ में कोफैक्टर Mg+2 और साथ में K+ भी होता है। इसका हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज एंजाइम। तो बच्चों एक कंसेप्ट से आपने कंसेप्ट सीखा कि कैसे एडीपी से एटीपी बन रहा हो या एटीपी से एडीपी बन रहा हो, उस रिएक्शन में एंजाइम जो कैटालाइज करता है वो काइनेज एंजाइम होता है। तो आपको 4 स्टेप में यहाँ पर एंजाइम्स के नाम पता पड़ गए, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी और आप इजीली ध्यान रख पाएंगे। तो आपके लिए आसान हो गया होगा कि रिएक्शन में देखेंगे फॉस्फेट का क्या चेंज है, उसके अकॉर्डिंग एटीपी कंज्यूम हो रहा है या बन रहा है वो डिसाइड कर लेंगे, और एंजाइम का नाम काइनेज। दूसरा रूल देखें बच्चों कि जहां पर भी रिएक्शन में आप देखें कि आइसोमर बन रहा है वहां पर मोस्टली जो एंजाइम का नाम होगा वो होगा आइसोमरेज। हालांकि आइसोमरेज कैटेगरी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं तो वो कहीं वेरी भी कर सकता है, बट स्टिल मोस्टली ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना आइसोमरेज में आइसोमराइजेशन है, तो एंजाइम आइसोमरेज। वैसे ही PGL से DHAP बनना क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी आइसोमरेज एंजाइम होगा। फिर ऐसे ही और भी किसी रिएक्शन में जैसे यहाँ पर देख रहे 3PGA से 2PGA बन रहा है, तो बच्चों ये भी एक तरीके से आइसोमेरिज में है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो होता है म्यूटेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो आपको सेकेंड रूल से भी कुछ एंजाइम्स के नाम जो है वो ध्यान रखने में ईजी पड़ा होगा। और अब यदि हम बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जिसमें जैसे ये एक कीटो शुगर है, ये ब्रेक हो रहा है एल्डिहाइड में और कीटोन में, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एल्डिहाइड कीटोन में और एल्डिहाइड में ब्रेक होते हैं, एक कीटो शुगर जो है वो एल्डिहाइड में और कीटोन में ब्रेक होते हैं, एल्डोज और कीटोज शुगर में ब्रेक होते हैं, तो वहाँ पर एंजाइम का नाम होता है बच्चों एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम होता है, एल्डोलेज। तो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है वो PGAL और DHAP में कन्वर्ट होगा किस एंजाइम की हेल्प से, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको अब और बताऊंगा कि यदि किसी रिएक्शन में आप देखते हैं कि NADH2 बन रहा है या यूज हो रहा है, तो वहां पर आप एंजाइम का नाम ध्यान रखेंगे डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वो क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है लेकिन ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। ऑक्सीजन पे डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसको रिसीव करने के लिए इनको कैरियर जो है वो चाहिए, वो यहाँ पे क्या होता है, NAD होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में सिर्फ एक एंजाइम यहाँ पर रह गया है कि यदि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है बच्चों, तो यहाँ पर एंजाइम होता है इनोलेज, जो कि वाटर जो है वो रिमूव करने में भी काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इनोलेज एंजाइम जो है वो काम कर रहा है और अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी बातें कि ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा लर्न करने वाला पार्ट नहीं है। मैं आपको एक बार अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समराइज़ करवा देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसमें ATP कंज्यूम होती है, ये एक्टिवेशन स्टेप का पार्ट होगा। फिर ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली ट्रायोज शुगर PGAL DHAP में कन्वर्ट होता है एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से, और PGAL DHAP आपस में कन्वर्ट होते हैं किस एंजाइम की हेल्प से? आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग के स्टेप्स जिसमें आप देख रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये स्टेप्स, इन स्टेप्स को बच्चों हम एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स और एक्टिवेशन स्टेप बोलते हैं। ये स्टेप्स क्या हैं? ये है एक्टिवेशन स्टेप और एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। इन स्टेप्स के अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, और बच्चों इसके बाद वाले जो स्टेप्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं, उनको पे ऑफ या एनर्जी गिविंग स्टेप्स बोलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं हम कि PGAL जो है वो कन्वर्ट हुआ 1,3-PGA में, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इस प्रोसेस के अंदर ऐड हुआ है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड हुआ है। यहाँ पर एनर्जी, कई बार हमको ऐसा लगता है कि 3PGAL से 1,3-PGAL बन रहा है तो ATP कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि ATP कंज्यूम नहीं होता है, बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यानी H2PO4 माइनस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्शन में यूज़ हो जाता है, बट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है और NADH2 बना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1,3-PGA से 3PGA बनना, इस प्रोसेस के अंदर ATP प्रोड्यूस होता है काइनेज एंजाइम की हेल्प से। 3PGA से 2PGA बनना फॉस्फेट ग्रुप का थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे ट्रांसफर को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाटर को गिव ऑफ करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनाते हैं। और बच्चों ये सारा स्टेप जो है इसके बाद वाला, ये स्टेप कौन सा है? ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स में आता है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से जो पूरा स्टेप होगा ये पूरा स्टेप जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इतना जानने के बाद में अब हम देखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो बच्चों एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हमने देखा कि कितने ATP कंज्यूम हुए, ATP कंज्यूम्ड। बच्चों हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप था और थर्ड स्टेप था उसमें ATP कंज्यूम हुए थे, तो कितने थे वो 2 ATP कंज्यूम हुए। ऐसे हम बात करें कि ATP प्रोड्यूस्ड, बच्चों कितने ATP बने हैं, तो ATP भी 2 स्टेप में बने थे, लेकिन वो 2 ATP बन रहे थे। हम 1 ग्लूकोज के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों तो टोटल ATP कितने बन गए थे? 4 ATP, यानी कंज्यूम हुए 2 ATP, यानी 2 ATP का लॉस हुआ और 4 ATP बने, 4 ATP गेन है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट ATP का गेन बता सकते हैं। नेट ATP प्रोड्यूस्ड कितने होंगे? नेट ATP प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे 4 - 2 = 2 ATPs। क्लियर है बच्चों? बच्चों एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन करते टाइम आपको जो पूछा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। कि जैसे मान लो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पूछा कि कितना ATP बनता है, तो उस टाइम पे आपको आंसर वही करना है कि कितना एग्जैक्टली ATP बन रहा है। यदि 2 मीन्स आप NADH2 को तब तक काउंट नहीं करेंगे जब तक कि आपको कुछ हिंट ना दिया जाए या आपको ऑप्शंस जो हैं वो ना मिल पाए इस तरीके से, तभी आप NADH2 को काउंट करेंगे। अदरवाइज ATP पूछा है तो ATP के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ठीक है बच्चों, तो ATP की कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद यानी ये जो है ये ATP लॉस, ये और ये गेन जो है ये कौन सा है? ये सबस्ट्रेट लेवल पे ही गेन है, यानी ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और इसी तरीके से हम बात करें और जो एनर्जी बन रही है, क्या बन रहा है? NADH2। तो NADH2 प्रोड्यूस्ड, कितने NADH2 बने हैं बच्चों? 2 NADH2 का गेन हुआ है।
अब यहाँ पर हम इसको इक्वलेंट मान सकते हैं किसके, 1 NaDH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP, सो 2 NaDH2 इक्वलेंट टू 6 ATP। बट ये सबस्ट्रेट लेवल नहीं होगा, बल्कि ये किसके थ्रू बनेगा, बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कितने ATP का फॉर्मेशन होगा ETS लेवल पे, कितने सबस्ट्रेट लेवल पे बनेंगे, तो उस टाइम पे हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बच्चों ATP का नेट गेन आप बता सकते हैं या एनर्जी का नेट गेन आप बता सकते हैं। नेट गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में नेट एनर्जी कितनी बनेगी बच्चों, उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे नेट ATP 2 सबस्ट्रेट लेवल वाले और प्लस 6 ETS वाले, टोटल 8 ATP का नेट गेन होता है किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है बच्चों, यदि ये ग्लाइकोलाइसिस एनेरोबिक रेस्पिरेशन का होता तो बच्चों ये NaDH2 कंज्यूम हो चुका होता है नेक्स्ट स्टेप में और सिर्फ 2 ATP का नेट गेन होता। ठीक है बच्चों, तो आपको एनर्जी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें बच्चों एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है जो कई बार हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो NaDH2 ATP में कन्वर्ट होगा उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र होता है, दो टाइप के शटल हेल्प कर सकते हैं, GP शटल और MA शटल। यदि MA शटल काम करता है, यदि यहाँ पर हम बात करें MA शटल काम करता है तो एफिशिएंसी पूरी आती है, 6 ATP बनते, टोटल 8 ATP का गेन, 8 ATP का गेन होगा। लेकिन यदि इस प्रोसेस में यहाँ पर GP शटल काम कर रहा है, जो कि कॉमन है, कॉमनली GP शटल ही काम करता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ATP जो होता है वो 6 के बदले में 4 ATP हो जाता है, और 4 ATP यदि हो गया तो इसका मतलब नेट गेन 8 की जगह पे 6 ATP का रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यदि ऑक्सीजन नहीं है और साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड आगे फर्दर प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो किस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चे देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे चलेगा, साइटोप्लाज्म में चलेगा। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जो इसको हम फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं कई बार, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मेनली दो टाइप का होगा। तो देखते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो क्या होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप है यीस्ट वगैरह और बैक्टीरिया के अंदर होता है, और बकनर ने जाइमेज कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम डिस्कवर किया था। ये एंजाइम जो है डिस्कवर किया था ईस्ट सेल्स के थ्रू, और इसके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर्स लाइक फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, डाइसेक्राइड जो होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है, और इसके थ्रू अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन होता है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि ईस्ट जो होते हैं वो 30% कॉन्सेंट्रेशन तक ही बियर कर पाते हैं। यदि सॉल्यूशन में 13% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्कोहल का, तो फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और यीस्ट जो होंगे वो डेड होने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस का यूज़ करके अल्कोहल वगैरह जो है उसका भी सिंथेसिस किया जाता है। तो बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। हम समझते हैं कि आखिर किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा था अभी कि पायरुविक एसिड जो है उसका फॉर्मूला था क्या, CH3COOH। यानी सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बन गया है हमारा प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, और बच्चों कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल, यानी वो स्टेप एज इट इज रहेगी। और उसके बाद में अब क्या होगा वो हम देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, यानी CH3CHO के अंदर, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया बच्चों। तो आप बता सकते हैं देख करके कि आखिर हुआ क्या एल्डिहाइड बनते टाइम पे, आखिर यहाँ पर क्या स्पेशल प्रोसेस हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि CH3COCOH ग्रुप है, CO2 निकाल दे तो क्या बचेगा CH3CHO, यानी यहाँ पर बच्चों CO2 जो है वो बाहर निकल गई।
CO2 एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। क्या एंजाइम का नाम आप बता सकते हैं? कोई भी रिएक्शन ऐसा पढ़ते हैं आप जहाँ पे CO2 बाहर निकलता है, एंजाइम का नाम होता है बच्चों डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये रिएक्शन हुई है और पायरुविक एसिड में से CO2 बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये जो एसिटाल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये एसिटाल्डिहाइड आगे रिड्यूस हो जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिड्यूस होगा। कैसे? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH। देख रहे हो बच्चों, CHO था, यहाँ पे क्या होगा CH2, यानी 2 हाइड्रोजन आ गए। ये क्या बन गया? ये बन गया इथाइल अल्कोहल। और बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देने वाला है कौन? आखिर किसने ये 2 हाइड्रोजन जो है वो दिया है? तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन देने वाला जो है वो वही है जिसने ग्लाइकोलाइसिस में हाइड्रोजन रिसीव किया था, यानी NADH2 बना था वहाँ पर, रिड्यूस हो NAD रिड्यूस होकर के NADH2 में बना था। अब ये NADH2 अपना हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड को देगा ताकि ये रिड्यूस हो जाए किसके अंदर? इथाइल अल्कोहल में, और NADH2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में। बच्चों 2-2 के अकॉर्डिंग यदि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 CO2 निकला हुआ होगा और यहाँ पर 2 NADH2 जो है वो कंज्यूम हो गए। किसी भी रिएक्शन में यदि NADH2 कंज्यूम होता है तो एंजाइम का नाम कौन सा होता है बच्चों? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस तरीके से अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से बच्चों देख रहे हैं आपकी पायरुविक एसिड जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और 2 CO2 बाहर भी निकल गए। एनर्जी यहाँ पर भी यदि हम एनर्जी कैलकुलेशन देखें बच्चों तो आखिर एनर्जी कैलकुलेशन क्या रहेगी? एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो वैसा ही है बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा 2 ATP एंड 2 NADH2 प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। और नेक्स्ट फर्मेंटेशन वाली स्टेप में क्या हुआ? 2 NADH2 कंज्यूम्ड इन फर्मेंटेशन। आगे की प्रोसेस में ये कंज्यूम हो गया। तो बच्चों नेट गेन क्या रहा? नेट गेन ऑफ एनर्जी क्या रहेगा बच्चों? नेट गेन ऑफ एनर्जी जो है वो रहा 2 ATP। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है? वो 2 ATP के इक्विवेलेंट ही बनती है। ठीक है बच्चों। अब यदि ये दूसरा टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड, तो उसमें क्या होता वो हम देखते हैं। तो बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। और कुछ बैक्टीरिया के थ्रू ऐसा फर्मेंटेशन होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। और बच्चों यदि हम बात करें हमारे मसल में भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो वो प्रोसेस कैसा होगा देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस तो एज इट इज़ रहेगा जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फिर आगे क्या होगा? आगे CH3COCOH, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों? ये आप इसको अब अच्छे से पहचान गए कि ये है पायरुविक एसिड जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना है किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। अब ये पायरुविक एसिड जो है बच्चों ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड का यदि आपको फॉर्मूला आता है तो प्रोसेस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि उसका फॉर्मूला होता है CH3CHOH। बच्चों ये है लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जब बन रहा है तो क्या चेंज हुआ? मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज दिख रहा है, मुझे एक ही चेंज लग रहा है यहाँ पे कि ये जो रिड्यूस हो गया CO ग्रुप था यहाँ पर CHOH आ गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ गए। तो बच्चों वो हाइड्रोजन कौन देगा? इसको कौन दे सकता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डोनर कौन है? NADH2 जो कहाँ पे बना था? ग्लाइकोलाइसिस में। वो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में और इसको रिड्यूस कर देगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। और एंजाइम का नाम होगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और बच्चों इस एंजाइम के साथ में Zn+2 जो होता है वो भी काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर लैक्टिक एसिड जब बन रहा है तो उस टाइम पे CO2 इवॉल्व क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, एक्स्ट्रा कोई कार्बन रिलीज नहीं होगा। और बच्चों एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे रहेगी, तो देख लेते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। सेम बच्चों जैसा कि हमने अभी अल्कोहल फर्मेंटेशन में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP एंड 2 NADH2 गेन था, और यहां पर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, 2 NADH2 कंज्यूम हो गया। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में 2 NADH2 जो है वो कंज्यूम हो गए। अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि नेट गेन कितना है, नेट गेन इज यहाँ से 2 खत्म हो गए तो 2 ATP। चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे अल्कोहल बने, दोनों ही केसेस में नेट गेन जो होता है वो ATP का कितना होता है, 2 ATPs होते हैं। और बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि आखिर कितना परसेंट जो है वो एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इसकी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2/38 और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी एनारोबिक रेस्पिरेशन की कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको आज मैंने पढ़ाया कि आखिर क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट गेन ऑफ ATP फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे। कि डायरेक्ट गेन ATP का मतलब बच्चों आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट गेन का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल। डायरेक्ट गेन ऑफ ATP का मतलब यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है उसमें कितना ATP बन रहा है। तो बच्चों हमने देखा था कि नेट ATP जो यहाँ पर बनता है, डायरेक्ट गेन जो होता है वो कितना 2 ATP का होता है, क्योंकि यदि हम ETS के थ्रू देखते तो फिर 6 ATP आता, ETS और NADH2 को भी कन्वर्ट करवा के, तो बट डायरेक्ट गेन जो है सबस्ट्रेट लेवल पे 4 बने थे, 2 लॉस हुए, इसलिए 2 ATP का होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। अच्छा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने साथ में बात नहीं की, EMP पाथवे। आखिर ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्नस। एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोसेस, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। बच्चों ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, व्हेन 2 पायरुविक एसिड इज एसिड फॉर्म 2 लैक्टिक एसिड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन बच्चों क्या होता है, अभी हमने रिएक्शन देखा कि पायरुविक एसिड यानी CH3COCOH ये कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा था लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी देखा था हमने, CH3CHOH। जब ये कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर क्या खर्च हो रहा था, यहाँ पर एक NADH2 जो है वो यूज़ हो जा रहा था, NAD में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब बच्चों हमने पढ़ा था पहले कि 1 NADH2 को हमने इक्विवेलेंट माना है किसके, 3 ATP के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 6 ATP, क्वेश्चन में पूछा है कि 2 पायरुविक एसिड यानी 2 पायरुविक एसिड 2 लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे 2 NADH2 कंज्यूम हो जाएंगे, यानी 1 NADH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP, तो 2 NADH2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 6 ATP के इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली 6 ATP इसने लॉस्ट कर दिया, ये रहा बच्चों, और रेस्ट जो बचता है वो इसका नेट गेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी, और इसके आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।